तो नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो आज हम लोग कल जो चैप्टर पढ़ रहे थे, जो पिछला हमने पार्ट 1 करा था, पार्ट 1 में हमने वो करा था, कौन सा था? जीवों में विकास। ठीक है, तो जीवों में विकास के हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। और आज हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। तो पार्ट 2 में हम बेसिकली जीवों में मतलब एक प्राकृतिक आवास के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक आवास जो है वो क्या योगदान देता है कि जो जीव है वो बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे रह पाता है। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देखो, आज का हेडिंग है जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव। जैसे कि आवास, आवास से क्या समझते हो आप? जैसे कि किसी का घर। तो मतलब आसपास जैसे हमारा गांव हो गया या कोई एरिया हो गया जहाँ पे कोई जीव रह रहा है, तो उसका आवास कहलाता है। जैसे पक्षियों के लिए हो गया, तो पक्षियों वगैरह के लिए पेड़ वेड़ में रहते हैं वो सब, मतलब जंगल वगैरह में शेर वेर रहते हैं, तो उनका आवास है, प्राकृतिक आवास है, नेचुरल है। गांव में तो नहीं आते ना शेर वेर, यहाँ पे तो दिखते नहीं है ना, यहाँ पे तो दिखेंगे नहीं, तो गाँव में ही रहेंगे। तो यहाँ पे हिरन वगैरह घूमता है क्या गाँव में? नहीं घूमता, क्योंकि प्राकृतिक आवास नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंसान रहते हैं, है ना। इंसान रहते हैं तो डरते हैं ना, वो भी सब डरते हैं, हम भी डरते हैं उनसे, वो भी डरते हैं हमसे, तो इसलिए वो सब रहते नहीं यहाँ पे। मतलब प्राकृतिक आवास का मतलब ये है कि जहाँ पे उनको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, है ना। जैसे उनको जिस चीज का जरूरत है वो सब मिल जाए, पानी, खाना, प्रजनन करने योग्य जगह, रहने के लिए जगह, है ना। तो मतलब समझ रहे हो, ये सब चीजें होती है वहां पे, तो वो सब है। तो यहाँ पे प्राकृतिक आवास यहाँ उन जीवों के लिए जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति कराता है। मतलब उनको जो जरूरत है उन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति कराता है, जो उनको चाहिए वो सब, पानी, खाना, ये सब चीजें। ठीक है, तो जैसे कि भोजन के लिए भोजन मिल जाता है उनको, ठीक है, भोजन मिल जाएगा, प्रजनन के लिए, और सुरक्षा के लिए जैसे गुफाएं होती है, जगह होते हैं रहने लायक, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे। ठीक है, सांपों के लिए बिल हो गया, शेरों के लिए भी गुफाएं होती है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो उनके लिए उनके योग्य जगह बनाती हैं। ठीक है, तो देख सकते भोजन भोजन आवास में खाद्य संसाधनों की पूर्ति होने से जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। अब खाना मिलेगा तो बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे, है ना। खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे बताओ? जब उनके आवास में खाना ही नहीं है तो वो ग्रो भी नहीं करेंगे, वहां पे वो एरिया को छोड़ के चले जाएंगे, उस इलाके को, है ना। इसीलिए क्या है ना, प्राकृतिक आवास ये एक वो चीज है, ये दिमाग में बैठा लेना, कि जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करा दे, इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक आवास। ठीक है, तो हो गया, ये हो गया। अब देखो, भोजन और आवास, खाद्य संसाधनों की पूर्ति होने से जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। अगर प्राकृतिक आवास सही रहेगा तो उनकी संख्या में वृद्धि होगी। सिर्फ भोजन भी कह सकते हैं, मतलब इन सब के लिए भी बना सकते हैं, सुरक्षा योग्य जगह होती है तो उनकी मतलब संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर क्लियर है। तो देखो, विलुप्ति के कगार पर पहुंचने वाले जीव कौन कौन से हैं भारत में? जैसे बाघ, बाघों की संख्या भी बहुत कम हो गई है। क्यों? चील के भी क्यों हुई है कम? क्योंकि शिकार, ठीक है, शिकार हो रहा है। बाज हो गया, बाज आजकल दिखाई नहीं देता, नहीं तो पहले गांव में आता था, दिखता था, बहुत दिखते थे। ठीक है, सोन चिड़ैया, ठीक है, सोन चिड़ैया एक मतलब बड़ा सा पक्षी होता है जिसकी गर्दन सफेद होती है और बॉडी उसकी काली काली। ठीक है, समझ गए, लंबी सी टांग। ठीक, और ये आप याद रखना, बाघ, सोन चिड़ैया और ये बाज। ठीक है, विलुप्ति के कगार पर पहुंचने वाले जीव। ठीक है, अब मनुष्य के आवास में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, जिसके कारण आवास में कमी आई है। अब मनुष्य की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, मानते हो? बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, तो तेजी से अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो आवास में भी कमी आएगी, कमी आएगी ना। इससे जंगलें कट रही है, मतलब पेड़ बहुत सारे कट रहे हैं, खेतों में लोग घर बना रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है इससे? अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी तो आवास की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो कहाँ रहेंगे लोग। ठीक है, जैसे शहरीकरण, बड़े बड़े शहरीकरण हो रहा है अभी, बहुत सारे, है ना। तो ऐसे गांव, आजकल गांव एक गांव दूसरे गांव से जुड़ने लग गया है, बताओ, इतना ज्यादा मतलब आवास में वृद्धि हो रही है। तो ये यहाँ से ही समझ सकते हो। मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या से बाघों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा है? मतलब संख्या कम हुई उनकी, मानते हो? क्यों हुई होगी? मनुष्य की संख्या बढ़ने से शिकार, जंगल कट गए, मनुष्यों की संख्या बढ़ी जिससे जंगल वंगल कट गए, तो मतलब उनका प्राकृतिक आवास में बहुत हानि हुआ ना। अगर उनका प्राकृतिक आवास उनसे छीन लिया गया, अगर तुम्हारे घर से निकाल देगा तो तुम कहाँ रहोगे? तो यही उनके लिए भी है, तो उनकी भी संख्या कम हुई, बहुत सारा शिकार हुआ होगा, तो जिससे बाघों की संख्या में बहुत कमी आई है। और चीता तो भारत में देखने को मिलता ही नहीं है, पूरा विलुप्त हो चुका है। ठीक है,
तो ये है। और उसके बाद एक जीव के संख्या में वृद्धि होने से दूसरे जीव की संख्या में क्या कमी आती है, कोई प्रभाव पड़ता है? अगर कोई एक जीव अगर वृद्धि करता है, जैसे ये एक जीव है ये वाला और एक दूसरा जीव है, अगर ये वृद्धि करता है तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव पड़ेगा? अगर ये वृद्धि करा तो इस पे इसकी संख्या में कमी आएगी, ये बढ़ा इससे तो इसको खदेड़ देगा, है ना। या फिर अगर ये मांसाहारी है तो ये शाकाहारी है तो ये इसको खा जाएगा, ऐसे से कम हो जाएगा, ठीक है। कमी तो होगी, है ना, लेकिन इसे बैलेंस भी रहता है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त तरीका का, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या किसी प्रजाति के जीव की संख्या में वृद्धि जितनी तेजी से होगी उसके लिए खाद्य संसाधन जैसे जैविक व अजैविक दोनों घटक भी उतनी तेजी से बढ़ेंगे? दोनों उतनी तेजी से बढ़ेंगे, जैविक अजैविक मतलब खाद्य जैसे जितनी तेजी से अगर मनुष्य या फिर कोई जीव, किसी भी जीव की, मान लो कोई भी जीव है, अगर उसकी संख्या बढ़ती है यानी कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसकी, तो क्या उसके लिए खाद्य संसाधनों की पूर्ति उतनी तेजी से होगी, बढ़ेगी? खाद्य संसाधन उतनी तेजी से बढ़ेगी? उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी, उतनी तेजी से ग्रोथ नहीं कर पाएगी, ठीक है। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ऐसा नहीं कह सकते, बढ़ेगी, लेकिन जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उससे कम बढ़ेगी वो, ठीक है, उतनी उससे कम बढ़ेगी। मतलब जनसंख्या अगर 1% बढ़ रही है तो उसके 1/4 जो है खाद्य संसाधनों की पूर्ति जो है वो बढ़ेगी, ठीक है, खाद्य संसाधन जो है बढ़ेगा उतना, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि किसी प्रजाति के जीव की संख्या में वृद्धि जितनी तेजी से होगी उसके लिए खाद्य संसाधन उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ती है, ठीक है, बहुत ही तेजी से बढ़ती है और खाद्य संसाधन बढ़ेगी लेकिन जनसंख्या से कम बढ़ेगी, जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उससे कम बढ़ेगी, ठीक है। तो आगे का तो हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा और नोट्स बनाना ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और आपको मज़ा भी आएगा उसमें, ठीक है। तो मैंने जो पिछला क्वेश्चन करा था तो उसमें क्या लिखा गया था कि एक क्वेश्चन था उसमें कि यदि किसी जीव की यदि कोई एक जीव है जिसकी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, मतलब बहुत तेजी से अगर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो उसी तेजी से क्या खाद्य संसाधनों की भी वृद्धि होगी? नहीं होगी, नहीं होगी ना। तो इसी को किसी वैज्ञानिक ने सन 1780 में समझाया था ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। तो अगर हम लोग ग्राफिकल माध्यम से देखते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो पहला ग्राफ क्या था, खाद्य संसाधन वर्सेस समय के बीच में था, ठीक है। खाद्य संसाधन y की तरफ रखा है मैंने और समय जो है x की डायरेक्शन में रखा है। तो समय बढ़ता गया, जिस हिसाब से समय बढ़ रहा है उस हिसाब से खाद्य संसाधन में जो खाद्य संसाधन की पूर्ति है वो नहीं बढ़ पा रही है, खाद्य संसाधन जो है वो नहीं बढ़ पा रहा, मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ा। देखो सरल रेखा आ गई ना, एक सरल रेखा है, ठीक है, सरल रेखा है, ठीक है। तो ये सरल रेखा है, ठीक है। और खाद्य संसाधन में की मात्रा और समय के बीच का ग्राफ है जिसमें उतनी तेजी से जो है वो नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है, खाद्य संसाधन। अब उसी को हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि वर्सेस समय, यदि जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है कितनी तेजी से बढ़ रही है देखते हैं। देखो जनसंख्या की वृद्धि, देखो जनसंख्या वृद्धि और समय जितना हो रहा है उस समय के साथ साथ देखो पहले तो यहाँ था, यहाँ से हल्का हल्का बढ़ता गया ग्राफ बढ़ता 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 देखो पीक पे चला गया, देखो कितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, देखो, ठीक है, बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। तो ये जनसंख्या वृद्धि और समय के बीच का ग्राफ है, तो ये देख लो आप, ठीक है। समझ में आ गया कि जितनी तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उतनी तेजी से खाद्य संसाधनों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो एक यहाँ से एक कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को, क्लियर है, ठीक है। तो देखो दोनों ग्राफ एक दूसरे से भिन्न है ना, एक सरल रेखा है तो एक अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, ठीक है। और देखो दोनों ग्राफ में से जनसंख्या वृद्धि वाली ग्राफ ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, देख लो भाई, ये कम बढ़ रहा है, ये देखो, ठीक है, बढ़ रहा है ना। अब देखो जनसंख्या वृद्धि की हानि, जनसंख्या वृद्धि से होने वाली हानि क्या क्या हो सकती है, ठीक है, खाद्य संसाधनों की पूर्ति ना हो पाना,
जनसंख्या बढ़ेगी तो खाद्य संसाधनों की पूर्ति नहीं होगी, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आवास में कमी, दो लोगों के रहने के लायक जगह है, वहां पे तीसरा आ जाएगा तो कैसे रहेंगे, नहीं रह पाएंगे, आवास में कमी होगी। दो लोगों के खाने लायक खाना है, तीसरा आ गया तो कैसे खाना होगा, झगड़ा होगा, फिर किसी एक को बलि देनी पड़ेगी अपनी, है ना। तो ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे भी वही चल रहा है। आवास में कमी, खाद्य संसाधनों की पूर्ति ना हो पाना, खाद्य संसाधनों में कमी, प्राकृतिक आपदा अब ज्यादा हो गए तो जैसे अब लड़ाई मारपीट ये सब होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। परस्पर द्वंद्व व लड़ाई यानी कि आपस में मतभेद, परस्पर द्वंद्व यानी आपस में मतभेद, एक दूसरे से लड़ाई करना, है ना। देखा होगा आप लोगों ने जंगलों में शेर वेर होते हैं तो किसी अलग से प्राइड में अपना हक जमाने के लिए दूसरे उस झुंड के बूढ़े शेर से लड़ाई करते हैं, जो नवयुवक शेर होते हैं वो, ठीक है, उस प्राइड को अपना हक बनाने के लिए। तो ऐसा ही परस्पर द्वंद्व, जिससे जीवों की मृत्यु हुआ, कुछ जीव बच जाते हैं, तो जो है जीवों की संख्या जो है नियंत्रित कैसी रहती होगी, मतलब बैलेंस कैसे रहता होगा नेचर। तो यही है ना, परस्पर दोनों लड़ाई से कुछ जीव मर गए, कुछ बचे, तो ऐसे इससे बैलेंस रहा, नेचर बैलेंस रहा, ठीक है ना। तो ऐसा ही है, जंगलों में भी ऐसा ही होता है ना। अगर शेर घास से दोस्ती हिरन से दोस्ती कर लेगा तो क्या ही खाएगा, घास खाएगा, नहीं खाएगा। तो एक कहावत है ना, ऐसा मैंने उल्टा बोल दिया, क्या बोलते हैं, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा, ठीक है। बात यही है। अभी एक बंदा बोल रहा है सामने बैठा है चने खाएगा, सही बात है, चने ही खाएगा, खिलाओ चने भाई, बहुत महंगे हैं आजकल, ठीक है। तो लिख लो आप लोग, ये यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो ये मतलब जो है ये वाला जो पॉइंट है वो उसमें भी आ जाएगा कि जीवों का नियंत्रण कैसे बना रहता है। परस्पर खाद्य संसाधनों की आपूर्ति से, खाद्य संसाधन आपूर्ति हो गए तो कोई जीव आएगा तो खाने के लिए लड़ाई होंगे, सब लड़ाई होंगे तो कोई तो मर जाएगा उसमें से, तो एक मर गया ना, एक तो कम हो गया, तो उससे क्या हो गया, बैलेंस हो गया नेचर, मतलब बैलेंस रहता है। इसी ऐसे ही ये साइकिल जो है वो चलता रहता है, मतलब किसी भी जीव की जो प्राकृतिक मृत्यु वो है सुनिश्चित है। कोई जीव अगर धरती पे आता है तो उसका मरना तय है, तो इससे साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे में आपने जितने पीछे का जो नोट्स है आपने पूरा कर लिया होगा। तो हमने यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो है वो डार्विन के सिद्धांत के बारे में हम कल की वीडियो में देखेंगे, कल के क्लास में। तो आज आप मेनली जो है ये क्वेश्चंस करते हैं। पहले, क्या जो जीव बच जाते हैं उनमें कुछ विशेषता होती है, जैसे परस्पर द्वंद्व में, जैसे आपसी लड़ाई में, जैसे कोई भी जीव बच गया तो क्या उनमें कोई विशेषता होती होंगी, होती हुई कोई विशेषता तभी तो बची होती है ना। जैसे उससे ताकतवर हो गया या कुछ और हो गया तो बच गए वो, है ना, ठीक है, वो बच गए, ठीक है। अब क्या जो जीव बच गया है उस पर प्रकृति का कोई असर पड़ता है? हाँ पड़ता है, क्योंकि नेचर ने उसको सेलेक्ट किया है ना, नेचुरल सिलेक्शन भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और डायनासोर के विलुप्त के पीछे भी ऐसा ही कोई कारण है, जैसे आपसी द्वंद से मरे थे क्या डायनासोर, लगाओ कुछ दिमाग, आपसी द्वंद से मरे थे डायनासोर, एस्ट्रॉइड से मरे थे, पूरी तरीके से सही तो नहीं कह सकते से भी, ठीक है। कोई एस्ट्रॉइड आया था बहुत साल पहले, ठीक है ना, लगभग वही 2000 लाख साल पूर्व, ठीक है, उसी टाइम पे डायनासोर रहते थे। तो कोई एस्ट्रॉइड आया होगा, यानी कि हमारे, ठीक है, वहाँ आकाशगंगा से या फिर जो हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, वहाँ से कोई एस्ट्रॉइड आया होगा। तो ऐसे बहुत सारी थ्योरीज कहती हैं, बहुत सारी थ्योरी है यार, बिग बैंग थ्योरी है, पता नहीं बहुत सारी है, पढ़ते हैं आगे, पढ़ेंगे आगे। बिग बैंग सिद्धांत कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है, ठीक है। तो जैसे एक एस्ट्रॉइड आया था, मान लेते हैं कोई एस्ट्रॉइड जो है वो पृथ्वी पर आया, पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, ये हमारा गोला है, ये हमारा गोला है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये क्या है, ये कोई एस्ट्रॉइड है, ये बहुत ही तेजी से आ रहा है, देखिए इसमें आग की लपटें हो रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे आया डायनासोर, यहाँ पे बेचारे बहुत ही चैन से खा पी रहे थे, उनका एक काल आ गया, ठीक है। अब ये गिर गया नीचे,
टकराया होगा पृथ्वी में, बहुत तेजी से टकराया होगा ना भाई। प्लेनेट से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है अपने सोलर सिस्टम से, तो बहुत तेजी से आएगा और ऊपर से पृथ्वी की ग्रेविटी और खींच रही है उसको, इसके कारण इसमें आग वाग लग गया है पूरा, और बहुत तेजी से टकराया होगा तो कंपन भी हुआ होगा, भूकंप आ गया होगा, पूरे टेक्टोनिक प्लेट्स हिल गए होंगे, ठीक है, तो उसे बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो जो जहाँ पे गिरा था वहां के आसपास के पूरे जीव तो उसी समय मर गए, ठीक है। जो उड़ने वाले थे वो कुछ बचे थे। तो जो एस्ट्रॉइड का टुकड़ा था ऊपर गया था, ठीक है, जो एस्ट्रॉइड का टुकड़ा था ऊपर गया था, तो वो वापस आया छोटे 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 कंकड़ बन के। तो जो उड़ने वाले जीव थे जिनके पंख होते थे, तो जो छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े थे वो भी आगे के टुकड़ों में बन के आए ना, तो इनके पंख में पड़ा हुआ, तो इनके पंख में क्या हो गया होगा, होल हो गया होगा, छेद हो गया होगा, ठीक है। तो ये भी मर गए, मर गए। तब यहाँ पे बहुत सारे जो अब जो जीव बचे थे, जो आसपास के जीव थे वो मतलब वो अंधे हो गए, कई तो मर गए, तो फिर बहुत सारे कम जीव बचे थे। तो जो डायनासोर बच गए वो एक दूसरे को खाने लग गए, जो मांसाहारी थे वो शाकाहारी को खाने लगे, क्योंकि आसपास के एरिया में पूरा पेड़ वेड़ भी मर गया होगा, पेड़ वेड़ भी मर गया होगा। स्वाभाविक से बात है, उतना बड़ा जब हादसा हुआ है, आग वाग लग गया है, सब चीज सारी चीजें ध्वस्त हो गई होंगी। तो जब सारे डायनासोर मर गए तो कुछ कुछ बचे भी होंगे, सभी तो नहीं मरे होंगे, क्योंकि वहां से दूर इतना में इम्पैक्ट पड़ा था ना, तो वहां से जो दूर दूर है जो यहाँ पे है वो तो बचे हुए थे। लेकिन क्या हुआ, सब इधर उधर जाने लगे, तो मतलब भूकंप तो आया था ना, पूरी पृथ्वी पे ही आया होगा भूकंप, जब उतना बड़ा एस्ट्रॉइड गिरेगा तो आएगा ही। तो वो एक दूसरे को मार के खाने लगे, ऐसा ऐसा कर करके पूरा डायनासोर विलुप्त हो गए, पूरे डायनासोर जो है वो विलुप्त हो गए। तो वहां से मैमल्स जो बचे थे पुराने, जैसे चूहे वगैरह थे उस टाइम पे, तो उन्होंने अपना जो है इवोल्यूशन शुरू किया, मतलब अपना विकास शुरू किया, जिससे आज हम तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो ये वाला भी समझ में आ गया तुमको कि पूरी तरीके से वो एस्ट्रॉइड का हाथ नहीं था उसमें, कुछ प्राकृतिक द्वंद मतलब आपसी द्वंद से भी मरे थे, ठीक है। ये आप लोग लिख लेना, ठीक है, ये आप लोगों का जिम्मेदारी है आज का, ठीक है, आप लोग लिख लेना ये। और प्रकृति में जीवों की उत्पत्ति कैसी होती है, ये हम लास्ट में करेंगे अभी न के बाद, ठीक है, ये हम लास्ट में करेंगे। आप लोग तब तक सोचिए, क्या पृथ्वी पर किसी ने जीवों को उनके ही रूप में डाल दिया था? क्या किसी ने हमें छोड़ दिया कि जाओ तुम इंसान हो, तुम इंसान हो, तुम शेर हो तो तुम शेर के फॉर्म में जाओ, तुम बंदर हो तो बंदर की तरह जाओ, कुत्ता को कुत्ते की तरह, या फिर जो कॉकरोच वगैरह उसको ऐसे ही किसी ने छोड़ दिया था क्या? किसी ने आके वरदान तो नहीं दिया था कि जाओ तुम इसी इसी रूप में जाओगे, है ना? ऐसा तो नहीं हुआ था। तो जीवन की उत्पत्ति जो है वो एक कोशिका से हुई है, तो एक कोशिका से बहु कोशिका में गई होगी, है ना? तो पृथ्वी पर जीवों के उनके ही रूप में नहीं डाला गया था, है ना? ये गलत है, नहीं, है ना? नहीं, ठीक है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, यानी कि जैसे कोई एक कोशिका है ना? जैसे कि कोई कोशिका है, उसकी उत्पत्ति जो है पुरानी स्थिति जो उसकी जो उससे पहले जो कोशिका होती है उससे होती है। जैसे कि सेल डिवाइड करता है, आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना? आप लोगों ने 9th में पढ़ा भी होगा सेल वाले चैप्टर में। ये किसने बोला था? ओमनी सेलुला, ठीक है, वाला जो है नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, ओमनी सेलुला एसेलुला, रॉबर्ट विर्चो ने बोला था ये, ठीक है। तो उतना आप लोग साइंटिस्ट का नाम याद नहीं रखना है। एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। जैसे कि देखो, नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, ठीक है। नई कोशिका की उत्पत्ति जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, तो ये आप लोग ध्यान में रखना। तो जैसे कि कोई एक कोशिका है, मान लो ये कोशिका है, तो जब ये तो डिवाइड करेगी ना अपने आप को, पहले अपना डीएनए बढ़ाएगी, ठीक है। पहले तो इसने अपना जो है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए बढ़ाया, ठीक है, बड़ा सा बनाता हूं मैं। ये कोशिका ही एक इसका केंद्रक है ये, और बाकी इसके ऑर्गेनेल्स हैं, इसमें पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म हो गया, और इसमें जो राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी इकाई, सारी लाइसोसोम, ये सब पाए जाती होंगी इसमें। तो ये सबको डबल करते हैं वो लोग। तो जो एक केंद्रक है ये, तो केंद्रक में क्या होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है।
एक कोशिका में एक ही डीएनए होगा क्योंकि केंद्रक एक ही है। अब ये अपने आप को डिवाइड करता है, तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा ये, पहले तो ये डीएनए को डबल करेगा, ठीक है, डीएनए डबल करेगा। अब डीएनए डबल करने के बाद ये क्या करता है, अपने केंद्रक को बांटेगा। पहले देखो, केंद्रक को बांट लिया इसने, केंद्रक विभाजन कहते हैं इसको, कैरियोकाइनेसिस, ठीक, केंद्रक बढ़ गया। केंद्रक के बढ़ने के बाद ये अपने कोशिका को दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है। देखो ये इसका केंद्रक, ये इसका केंद्रक, ठीक है, डीएनए एक दूसरे को मिल गया। तो एक जो पुरानी स्थित कोशिकाएं होती है उससे नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, एक से दो बन गए, नई कोशिका बन गई, ठीक है, समझ में आ गया ये, तो ये हो गया। अब देखो, एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीव की उत्पत्ति होती है, जैसे कि आप लोग उसमें पढ़ोगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि जायगोट, ठीक है, जायगोट एक कोशिकीय होता है, ठीक है, जीवन की शुरुआत एक ही कोशिका से होती है ना, एक ही कोशिका से, एक कोशिकीय है, ठीक है। उसके बाद एक दो कोशिका, मतलब इसका साइज बढ़ेगा नहीं, साइज तो वही रहेगा, लेकिन अपने आप को दो कोशिकाओं में बांट लेगा। उसके बाद ऐसे ऐसे 4 कोशिकाओं में बढ़ जाएगा ये, ठीक है, वैसे वैसे 8 कोशिका में बढ़ता है ये, फिर 16 कोशिका में बढ़ता है, फिर ये जाके अपने यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है ये, ठीक है, यूट्राइन वॉल पे इम्प्लांट हो जाता है ये, मतलब वहां पे जाके सेटलमेंट हो जाता है, फिर बच्चे का जो है विकास शुरू होता है वहां पे यूट्रस में, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीव की विकास हुई है, यानी कि ये हमारे लिए है। देखो, एक कोशिका से हम शुरुआत हुए थे, आज देख लो बहुकोशिकीय जीव बन गया ना, तो ऐसा ही होगा। अब देखो, डार्विन और रसेल का ये जो इनका जो थ्योरी है हम कल पढ़ेंगे, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी सब कर, तो मैं एक पॉइंट भूल गया था, वो पहले और बता दूं फिर। तो मैंने ये वाला पॉइंट छोड़ा था, प्रकृति में जीव की उत्पत्ति कैसी होती है, आप लोगों को यहाँ से आंसर मिल गया होगा कि एक कोशिका से होती है ना, एक कोशिका से जीवों की उत्पत्ति होती है, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा जीव क्यों ना हो, ठीक है, एक ही कोशिका से उसकी उत्पत्ति हुई है। और कल वाले लेक्चर में मैंने एक चीज़ गलत बता दिया था, उसके लिए बहुत ही सारा माफ़ी चाहूँगा मैंने वो जबलपुर जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है, मध्य प्रदेश में है, ये वो मेरे से थोड़ा गलती हो गया था, तो वो आप लोग सुधार लीजिएगा, और बाकी आप लोग पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।